आप सभी प्यारे बच्चों का स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम करता हूं वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का आज कवर करेंगे G7 की समिट पे यानी कॉन्फ्रेंस पे लिखा हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस में जो अभी कनाडा में हुई इसमें भारत के लिए क्या था और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या कारनामे किए, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा हुआ आर्टिकल है। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसलेशन की क्लास है ये, आप इसमें सीखते हो मेरे साथ रीडिंग बिल्कुल बेसिक से। और हम कोशिश करते हैं यूट्यूब की सबसे अनोखी क्लास हो ये। ना केवल आप रीडिंग करना सीखें, साथ में आप ग्रामर को हैंडल करना सीखें, स्ट्रक्चर्स को पढ़ें, वर्ड्स को वोकैब को लॉजिक के साथ समझना सीखें। तो चलिए एक लाइक और एक शेयर देना। 5 मिनट की क्लास में आपको खुद ही समझ आ जाएगा। आइए कुछ नया सीखते हैं। टाइटल है जी फेल्ड समिट। समिट नाउन के अंग्रेजी में दो मीनिंग है। पहला मीनिंग होता है पहाड़ की चोटी, माउंटेन पीक। जैसे कि माउंट एवरेस्ट जो है वो एक पीक है, समिट है। दूसरा समिट वर्ड का मीनिंग होता है जी टॉप कॉन्फ्रेंस। किसी भी ग्रुप की जो सबसे ऊपर लेवल की कॉन्फ्रेंस या मीटिंग होती है उसको बोलते हैं समिट। तो यहाँ पे पहाड़ की चोटी की बात तो हो नहीं रही, बात हो रही है कॉन्फ्रेंस की। कह रहे एक ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई है, समिट हुई है जो फेल्ड थी, जो नाकामयाब थी। फेल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। समिट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। चलिए टाइटल पैराग्राफ देखो क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी इंडिया मस्ट रीअसेस द यूजफुलनेस ऑफ अटेंडिंग G7 मीटिंग्स। कह रहा है भारत को रीअसेस करना चाहिए। देखिए री का मतलब होता है फिर एक बार, असेस का मतलब होता है जायजा लेना, मूल्यांकन करना, चीज़ों को एग्जामिन करना। तो भारत को फिर से जायजा लेना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए उपयोगिता का, यूजफुलनेस का, और किस चीज़ की भाई, अटेंड करने की इन G7 की मीटिंग्स को। इतनी दूर तक हम खर्चा करके जाते हैं, मोदी जी को भेजते हैं कनाडा तक, कभी कहाँ, और वहाँ जाके मीटिंग में कुछ निकलता नहीं है। तो हमें देखना होगा कि खर्चा करने की ज़रूरत है भी या नहीं। क्यों जाएं बार बार G7 में अगर वहाँ पे कुछ काम हमारा बनता नहीं है। चलिए इंडिया सब्जेक्ट है, मस्ट रीअसेस इसकी वर्ब है, यूजफुल एडजेक्टिव, आगे नेस लगा तो बन गया नाउन। उपयोगिता, किसी चीज़ में कितना दम है वो उसकी यूजफुलनेस होती है। मीटिंग और सबमिट एक ही बात है, सबमिट कोई मीटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की मैं आपको दिखाता हूँ वोकैबलरी। 5 एक वर्ड्स है अपने पास, भारी भरकम। शुरू में एक साथ देख लोगे तो स्मूथली इसको ले पाओगे, क्लास को समझ पाओगे। चलिए CGL का नोटिफिकेशन आ चुका है, होपफुली आप सभी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। मॉक टेस्ट भी साथ में जरूर लगाना, क्योंकि मॉक टेस्ट आपकी तैयारी का इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। और टेक्स्ट बुक पे CGL के नए पैटर्न के मॉक टेस्ट अपडेट हो चुके हैं। देखो CGL टीयर 1 टीयर 2 के हैं 2025 के। 1100 से ज़्यादा मॉक टेस्ट अभी ऐड हो चुके हैं और भी ज़्यादा आपको मिलते रहेंगे। और एक नया फीचर भी लगाया गया इस साल CGL वालों के लिए कि आप लाइव मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें पूरे भारत के जो टेक्स्ट बुक के सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ आप कंपीट करोगे। मॉक टेस्ट लगाओगे, अपने आंसर्स को एनालाइज करोगे, गलतियों को देखोगे, ये सब चीज़ें इस मॉक टेस्ट के अंदर जो है इंक्लूडेड है। पास का बेनिफिट लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, टेक्स्ट बुक का आपको मिलेगा लिंक। लिंक पे आपको जो भी प्राइस दिखाए कूपन लगा लेना YT10। ऑफ कोर्स इस कूपन को लगाने से आपका प्राइस घट के 571 रुपीज़ हो जाता है। चलिए लिंक दिया गया कमेंट सेक्शन में, यूज द कूपन YT10। चलिए वो कैप शीट कर दूं थोड़ा जूम इन इसको। पहला वर्ड आपके लिए नया है, नया तो नहीं है, कई बार करवा चुके हैं आपको। शैग्रिन। शैग्रिन होती है जी ऐसी फीलिंग ऑफ एम्बेरसमेंट, ऐसी शर्म की फीलिंग, जैसे कभी कभी आपको लगता है कि अभी गड्ढा हो जाए मैं उसके अंदर समा जाऊं। कुछ ऐसा काम आप कर देते हैं, आपको इतना ज़्यादा शर्मसार फील होता है। मच टू हिज शैग्रिन ही केम लास्ट इन द रेस। उसकी शैग्रिन को लेकर के या उसकी शैग्रिन के लिए, एम्बैरेसमेंट के लिए वो सबसे लास्ट आया रेस में। ये मच टू वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जानबूझ के लिखा है मैंने, आज के आर्टिकल में भी ये आएगा, और जहां आएगा वहां पे आपको इसको डिटेल में करवाऊंगा। अभी इसका मीनिंग ये समझ लो, मच टू हिज शैग्रिन यानी उसकी एम्बैरेसमेंट हो गई बहुत सारी, क्योंकि वो रेस में लास्ट आया। चलिए स्ट्रक्चर आएगा वहां करवाऊंगा डिटेल में, अभी पढ़ना आगे। शैग्रिन को एम्बैरेसमेंट, ह्यूमिलेशन भी बोलते हैं। ये वर्ड आप आर्टिकल में आज देखेंगे। अगला वर्ड है अपने पास रिवर्सल। देखिए गाड़ी में रिवर्स गियर आपने देखा होगा, सुना होगा, जिससे गाड़ी पीछे आती है। और आपने यू टर्न भी सुना होगा, जब आप चलते चलते पूरा 180 डिग्री मुड़ जाते हैं, यू टर्न मारते हैं।
तो ये पीछे आना, यू टर्न मारना, अपनी बात पे पलटना ही अंग्रेजी में रिवर्सल है। द गवर्नमेंट्स रिवर्सल ऑन द प्रॉमिस ऑफ एग्रीकल्चरल सब्सिडीज एंगर्ड फार्मर्स। सरकार का जो पलटने का काम था, पलटी थी, रिवर्सल था, उस वादे पे, प्रॉमिस पे जो था खेती में सब्सिडीज देने का, इस पलटी ने ना एंगर कर दिया, गुस्सा दिला दिया फार्मर्स को। चलिए, रिवर्सल के बहुत सारे अच्छे अच्छे सिनोनिम्स हैं, उन्हीं में से एक आज आप देखेंगे, वोल्ट फास। थोड़ा फ्रेंच वर्ड है, बाहर का वर्ड है, देख लेना। बोला जाता है वोल्ट फास, लिखा जाता है वोल्टे फेस। वोल्ट फास वही होता है, अचानक से आपका चेहरा, रूप, बॉडी लैंग्वेज बदल जाए, किसी से दोस्ती दिखा रहे हो, अचानक से उससे दुश्मनी दिखा दो, है ना। फ्लिप फ्लॉप, टर्न अराउंड, बैक पेडल, बैक ट्रैक, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। ये वर्ड आप आर्टिकल में आज देखेंगे। चलिए, अगला वर्ड अपने पास केओस। केओस का मतलब है लॉलेसनेस, अराजकता, डिसऑर्डर। आफ्टर द तालिबान टुक ओवर काबुल देयर वॉज एन एटमॉस्फेयर ऑफ केओस ऑन द स्ट्रीट्स। जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया काबुल पे, कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पे, तो एक एटमॉस्फेयर था वहां, या वातावरण था अराजकता का, लॉलेसनेस का, केओस का, वहां की सड़कों पे। चलिए, केओस के सारे अच्छे अच्छे सिनोनिम्स हैं। बहुत बार कभी ये आता है, कभी वो आता है ना। हैवक आपने देखा होगा, मेएम बहुत बार आता है, अनार्की। आज इसका जो सिनोनिम है अपहीवल, ये आप आर्टिकल में देखेंगे। एकदम तूफान की स्थिति, सब लोग भाग रहे हैं इधर उधर, है ना, कोई ऑर्डर नहीं है, अपहीवल। चलिए, शैम्बल्स भी देख लेना। शैम्बल्स एक ऐसा वर्ड अंग्रेजी में जिसके आगे ए लगाया जाता है हमेशा, पीछे एस लगा होने के बावजूद। ये ग्रामर के अंदर कॉन्सेप्ट आपको करवाया भी हुआ कई बार। शैम्बल्स भी सिनोनिम है, ए के साथ लगाया जाता है। चलिए, सेकंड लास्ट वर्ड अपने पास कैटेगोरिकल, अच्छे से आपको करवाया हुआ ये वर्ड। अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए और उसका साफ शब्दों में जवाब देना हो, तो या तो जवाब होगा हाँ या ना। जनरली ऐसा ही सवाल होता है ना, आपने ये काम किया, या तो किया या नहीं किया। तो जब भी कोई बात साफ तरीके से करते हैं ना, तो दो ही कैटेगरीज में हो सकती है वो, हाँ या ना की कैटेगरी में। और वहीं से वर्ड बनाया गया। कैटेगोरिकल हर वो चीज है जो साफ शब्दों में बयान की गई है, क्लियर कट है, एक्सप्लिसिट है। द पीपल ऑफ द नेशन हैव शोन देयर कैटेगोरिकल सपोर्ट। देश के लोगों ने दिखाया है अपना साफ शब्दों में सपोर्ट, और किसके लिए? टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट, चुनी हुई सरकार के लिए। कैटेगोरिकल यानी साफ चीजों, साफ शब्दों में बताई गई चीज के लिए, ये सारे उसके सिनोनिम्स हैं। अनइक्विवोकल, अनएम्बिग्यूअस। ठीक है, अब ज़्यादा ब्रेक नहीं करूंगा मैं वर्ड्स, क्लास लंबी हो जाती है फिर, है ना। इक्वी मतलब बराबर, वोकल मतलब बोलना, एम्बी मतलब दोनों तरफ, ग्यूअस से मतलब जाना। तो अनएम्बिग्यूअस मतलब जो दो तरफ ना जा रहा हो, सिर्फ एक दिशा में जाता हो, एकदम क्लियर हो दिमाग में। अनइक्विवोकल मतलब जो दो तरह की बात ना करता हो, एक ही बात करता हो, क्लियर हो दिमाग में। तो अनएम्बिग्यूअस का उल्टा एम्बिग्यूअस आप आर्टिकल में देखेंगे। ठीक है, अन निकाल दो। लास्ट वर्ड अपने पास डिवाइसिव। देखिए, डिवाइड करना यानी बांटना, और डिवाइसिव यानी बांटने वाला, जो समाज में फूट डाले, डिवीजन को पैदा करे। पॉलिटिकल पार्टीज थ्राइव ऑन डिवाइसिव वोट बैंक पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल पार्टियां हमेशा फलती फूलती तभी हैं, और किस चीज पे? बांटने वाली, फूट डालने वाली वोट बैंक पॉलिटिक्स पे। एलियनेटिंग और डिस्कॉर्डेंट इसके सिनोनिम्स हैं। ये वर्ड डिवाइसिव आप आर्टिकल में आज देखेंगे। पांचों वर्ड्स डिटेल में हो गए, टेलीग्राम ग्रुप में रखा हुआ है, सारा ये शीट, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट कमेंट में इस वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है। चलिए, अब आर्टिकल पे आओ, एक समरी आपको दें। देखिए, G7 का 50वां समिट था। 50वां समझते हैं ना, 50 बार ये समिट हो चुकी है पिछले इतने सालों में। और पिछले कुछ सालों से, 10-12 सालों से भारत को एक स्पेशल गेस्ट के तौर पे बुलाया जाता है। G7 में दुनिया की 7 बड़ी इकोनॉमीज हैं, इन जो है छोड़ करके इंडिया और चाइना को। तो चाइना को तो ये लोग नहीं बुलाते हैं, लेकिन भारत को गेस्ट बना के हर साल बुला लेते हैं। लेकिन इस बार भारत के जाने के बाद हमने ये देखा कि G7 के मेंबर्स के बीच में ही फूट पड़ी हुई है। एक कंट्री दूसरे कंट्री का मजाक उड़ा रही है, बीच में डोनाल्ड ट्रंप अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, और कोई इनका कंक्लूजन नहीं निकला मीटिंग का। मोदी जितना दूर ट्रैवल करके कनाडा तक गए। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि अब हमें रीअसेस करना चाहिए कि क्या G7 में जाना जरूरत भी है या नहीं। सिर्फ जा करके खर्चा करके, है ना, सिर्फ बातें करके आ जाने से कुछ नहीं होगा। शायद इस मीटिंग में नहीं जाना ही अब ठीक होगा।
आज की टोन है क्रिटिकल, क्रिटिसाइज कर रहा है G7 को, आपस में लड़ते हैं और फिर मीटिंग करते हैं। और साथ में आज की टोन डिसइल्यूजन्ड। देखिए इल्यूजन का मतलब होता है वहम, डिसइल्यूजन्ड मतलब आपका वहम टूट चुका है। पहले बड़ा वहम होता था लोगों को G7, अब सबका वहम डिसइल्यूजन्ड है। ठीक है, तो ऐसी टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। एक फर्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग ले लो, मीनिंग निकालो इसका। मैं वीडियो को पॉज करता हूं, फिर मिलके साथ में पढ़ते हैं। खुद से पहले रीडिंग जरूर देना। कह रहा जी एट 50 द G7 a grouping of the most advanced economies should appear robust, cohesive and experienced। कह रहा जी 50वें साल में एट 50। देखिए एट प्लस में अगर नंबर लग जाए तो मतलब आप किसी की एज बता रहे हो। एट 40 ही वर्कड इन दिस कंपनी, 40 साल की उम्र में ये इस कंपनी में काम करता था। तो एट 50 यानी G7 की बात हो रही है, उसकी एज बताई जा रही है। कह रहा है जी 50वें अपने संस्करण में G7 नाम की जो मीटिंग है, और ये क्या मीटिंग है भाई, इस डैश से इस डैश के बीच में बताया गया है। ये एक ग्रुपिंग है, ये एक गुट है दुनिया की सबसे ज़्यादा एडवांस्ड या आधुनिक इकोनॉमीज का, अर्थव्यवस्थाओं का। कह रहा है ऐसे पड़ाव पे ना इसको दिखाई देना चाहिए, शुड अपीयर होना चाहिए। एक तो रोबस्ट यानी मजबूत, दूसरा कोहेसिव यानी एकता वाला, और तीसरा एक्सपीरियंस्ड यानी कि अनुभव वाला, मजा हुआ। और किस चीज़ में, इन मैनेजिंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, मैनेज करने में दुनिया भर के झगड़ों को। तो जो काम आप 50 साल तक 50 बार कर लें तो उस काम में तो आप बहुत अच्छे हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा हमें लगता नहीं है। G7 आपका सब्जेक्ट है, शुड अपीयर इसकी वर्ब है, इट शुड अपीयर दीज थ्री थिंग्स, तीनों एडजेक्टिव्स हैं। शुड अपीयर रोबस्ट, शुड अपीयर कोहेसिव एंड शुड अपीयर एक्सपीरियंस्ड। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, कोहेसिव यानी जिसमें कोहिजन हो, यूनिटी हो, एकता हो, एक्सपीरियंस्ड आप समझते हैं जो मजा हुआ हो। चलो और आगे बढ़ो। कह रहा है जी इंस्टेड द G7 समिट एंड आउटरीच सेशन इन कैनेंस्किस कैनेडा presented a disunited and ineffective force in the face of some of the most testing conflicts, including an escalating Russia-Ukraine war। कह रहा है इसके बजाय हुआ क्या, कह रहा है बजाय इसके इंस्टेड ये जो G7 समिट थी और इसका जो आउटरीच सेशन था। आउटरीच का मतलब होता है अप्रोच करना। समिट के अंदर आप जो बातचीत करते हो बाहर वालों को भी इन्वॉल्व करो, दुनिया में ब्रॉडकास्ट करो, तो इसको बोलते हैं आउटरीच सेशन। कह रहा है जी बजाय इसके इस बार का समिट और उसका जो सेशन था आउटरीच वाला कनाडा के इस शहर के अंदर, उसने प्रेजेंट किया सबके सामने एक ऐसी फोर्स को, एक ऐसी ताकत को जो एक तो बेअसरदार थी, इनइफेक्टिव थी, और दूसरा डिसयूनाइटेड थी, आपस में ही लड़ी हुई थी। और किस चीज़ में ये ताकत कब इन्होंने दिखाई, ये ऐसी टूटी हुई ताकत इन्होंने दिखाई इन द फेस ऑफ, इस चीज़ का सामना करते हुए, और वो चीज़ थी सम ऑफ द मोस्ट टेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, दुनिया के सबसे ज़्यादा टेस्ट करने वाले, इम्तिहान लेने वाले झगड़ों के वक्त। इधर इजराइल ईरान, उधर रशिया यूक्रेन। तो ऐसे वक्त में इन्होंने अपनी एक बेअसरदार फोर्स को दिखाया। अब ये कॉन्फ्लिक्ट्स में वो बताया गया कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट शामिल हैं। कह रहा है इंक्लूडिंग एन एस्केलेटिंग रशिया यूक्रेन वॉर, द इजराइल ईरान स्ट्राइफ एंड इजराइल सीजलेस बॉम्बार्डमेंट ऑफ गाजा। इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल है एक एस्केलेट होता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, तीव्र होता हुआ रशिया यूक्रेन का झगड़ा, फिर ईरान और इजराइल की स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब होता है दो दो हाथ, मुक्केबाजी करते हो ना किसी से, कॉन्फ्लिक्ट ही होता है। और तीसरा है इसमें इजराइल का सीजलेस, कभी ना रुकने वाला सीजलेस जो बॉम्बार्डमेंट है, बॉम्बिंग है गाजा के ऊपर, जो है पैलेस्टीन के ऊपर। सेंटेंस लंबा है लेकिन आपको छोटे छोटे पीस करके समझना है इसको। लंबा सेंटेंस हो उसके टुकड़े कर दो, सलाद बना दो और फिर खा जाओ उसको। ठीक है, तो इंस्टेड का मतलब बजाय इस चीज़ के, ये पूरा समिट ऐसा है। G7 समिट और आउटरीच सेशन दोनों की वर्ब है प्रेजेंटेड। इन दोनों ने प्रेजेंट किया एक फोर्स को जो फूट पड़ी हुई थी और बिना असर की इनइफेक्टिव थी। चलिए, स्ट्राइफ का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट या झगड़ा। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पे। पॉज कर लेना वीडियो को, 5 मिनट लगे चाहे 7-10 मिनट लगे, एक बार मीनिंग खुद से निकालो। कह रहा है इन एडिशन इट हैज बीन अनेबल टू डील विद द बिगेस्ट डिसरप्टर
इन ग्लोबल ट्रेड। कह रहा है इसी के साथ साथ ये ऐसी बेअसरदार तो है ही G7, इसी के साथ साथ ये अनेबल भी रही है, इस काम को करने में असक्षम भी रही है। और किस काम में करना भाई? डील विद करना या निपटना दुनिया के सबसे बड़े डिसरप्टर को या तबाही मचाने वाले इस फैक्टर को। और डिसरप्टर किस चीज में? ग्लोबल ट्रेड में, वैश्विक व्यापार में। अब वो डिसरप्टर बताएगा आपको दुनिया भर की तबाही सबसे बड़ी कौन सी है व्यापार में, डैश लगा के बता रहे, दैट ऑफ द यूएस एडमिनिस्ट्रेशंस रेसिप्रोकल टैरिफ्स वर्ल्ड वाइड। ये डिसरप्टर है इस चीज का जो है अमेरिका के ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन के रेसिप्रोकल टैरिफ्स का, या एक दूसरे पे लगाए जाने वाले टैक्स का, वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया पे। तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैं सब पे टैक्स लगाऊंगा, चाइना, इंडिया, ब्राजील। तो इस डिसरप्टर को जो ग्लोबल ट्रेड में आया हुआ है, इसको भी ये डील विद नहीं कर पाए G7 वाले। चलिए, इट आया है G7 के लिए, हैज़ बीन परफेक्ट टेंस में इसकी वर्ब है। G7 ऐसा रहा है। डिसरप्टर को आप डिस्टर्बेंस बनाने वाला भी बोल सकते हैं, जो डिस्टर्ब करे चीज़ों को। दैट ऑफ लगाया गया डिसरप्टर के लिए, डिसरप्टर जो कि इस टाइप का है। रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब बदले वाला टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स। अगर अमेरिका पे आप 10% लगाओगे तो अमेरिका भी आप पे 10 लगाएगा, 15 भी लगा सकता है। तो ये बदले में जब आप टैक्स लगाते हैं, इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ्स। कह रहा है दिस ईयर्स G7 वॉज रॉकी फ्रॉम द स्टार्ट एज होस्ट कैनेडा सॉ एन अनएक्सपेक्टेड इलेक्शन जस्ट मंथ्स बिफोर द समिट। कह रहा है इस साल का जो G7 था वो रॉकी था। रॉकी क्या होता है जी? हिला देने वाला। रॉक म्यूजिक भी सुना होगा आपने, है ना, एकदम पथरीला। कह रहा है जी इस साल का जो G7 था वो शुरू से ही पथरीला था, डावाडोल था, हिला देने वाला था, फ्रॉम द स्टार्ट। और ये कैसे हुआ? कह रहा है ये इस चीज़ के साथ हुआ एज जो मेजबान कनाडा था उसने देखा एक अनएक्सपेक्टेड इलेक्शन को, बिना एक्सपेक्टेशन के एक चुनाव को, और कुछ ही महीनों पहले इस समिट के, इस कॉन्फ्रेंस के। तो कनाडा में होस्ट होने थे और कनाडा में इस बार चुनाव हो गया अचानक से, तो बड़ा समझ गए ना, सिस्टम डावाडोल था। चलिए, G7 की वर्ब है वॉज, रॉकी मैंने आपको बता दिया, अनस्टेबल, पथरीला। कनाडा की वर्ब है सॉ। कनाडा ने इलेक्शंस को देखा, इसका मतलब ये नहीं है इलेक्शन हो रहे थे कनाडा साइड में बैठा था। व्हेन यू सी समथिंग, आप उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। कनाडा सॉ एन इलेक्शन, यानी कनाडा जो है इस चीज से गुजरा, उसने इलेक्शन को होते हुए देखा। कह रहे द गवर्नमेंट ऑफ मार्क कार्नी वॉज स्टिल फाइंडिंग इट्स फीट, which meant leaders such as Prime Minister Modi were invited just days before the summit। कह रहे जो गवर्नमेंट थी मार्क कार्नी की, नए जो पीएम है कनाडा के, कह रहे वो गवर्नमेंट अभी भी फाइंड कर रही थी अपने फीट को। फीट मतलब पांव, फाइंड करना यानी ढूंढना। पांव ढूंढने का मतलब होता है पांव जमाना। आपने धरातल पे, जमीन पे कहाँ पांव रखा हुआ है, आपकी स्टैंडिंग कैसी है, स्टेबल है या नहीं। तो कह रहे जी सरकार जो थी मार्क कार्नी की अभी भी अपना सिस्टम बिठा रही थी, फाइंड इट्स फीट कर रही थी। और जिसका मतलब ये हुआ विच मेंट कि कई सारे लीडर्स जैसे कि पीएम मोदी, इनको इनवाइट किया गया कुछ ही दिन पहले इस समिट के, इस शिखर वार्ता के। चलिए, गवर्नमेंट की वर्ब है वॉज फाइंडिंग इट्स फीट। फाइंड योर फीट आपने देख लिया, अपने आप को एडजस्ट करना, स्टेबल करना। विच इस पूरी बात के लिए आया, विच की वर्ब है मेंट, मीन करना यानी किसी चीज का क्या मीनिंग है। इट मीन्स यानी इसका ये मीनिंग है। विच मेंट मतलब इसका ये मीनिंग था। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है ना, मीन से मेंट। चलिए, लीडर्स एज मोदी की वर्ब है वर इनवाइटेड, पैसिव वॉइस में, बी फैमिली प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कह रहा है जी अपहीवल्स इन यूएस फॉरेन एंड ट्रेड पॉलिसी हैव आल्सो कॉट द ग्रुपिंग ऑफ गार्ड्स। कह रहा है फिर कई सारी अराजकताएं आई, तूफान आए, अपहीवल्स आए, और कहाँ आए? अमेरिका की फॉरेन और ट्रेड पॉलिसी में। इन्होंने भी कॉट कर लिया है, पकड़ लिया है इस पूरी ग्रुपिंग को, हैरानी में, ऑफ गार्ड, या एक अनसिक्योर्ड पोजीशन में। देखिए, समझो इस वर्ड को। गार्ड का मतलब क्या होता है? आपका सुरक्षा, है ना, आपने अपने ऊपर गार्ड लगाया हुआ है तो आपने अपने आप को सिक्योर किया हुआ है। जब आप ऑफ गार्ड हैं यानी आप बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, आप एक ऐसी जगह, आपका पांव पड़ा है जहां आपको पता ही नहीं था खड्डा है, आप तो भागने को तैयार थे, अचानक से आप गिर गए। तो ऑफ गार्ड का मतलब होना यही होता है, आप एकदम जो है अचानक से किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, आपका गार्ड आपके सामने नहीं होता।
और ये कैच किया है ग्रुपिंग को ऑफ गार्ड, यानी इस ग्रुपिंग को अचानक से मुसीबत में डाल दिया है इन सारे अपहीवल्स ने डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। मीनिंग निकालना और अंदर की बात समझना दो अलग अलग चीजें हैं ना। इसको डाल दोगे चैट जीपीटी पे, कुछ भी मीनिंग बता देगा, इसका सही मीनिंग पकड़ना है अपने को। अपहीवल्स, एनार्की, पेंडेमोनियम, ये वर्ड आप देख चुके हैं, अराजकता को बोलते हैं। वर्ब है इसकी हैव कॉट। कैच समवन ऑफ गार्ड, किसी को अचानक से हैरान कर देना। कह रहा है जी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स पिवट टू रशिया ऑन द यूक्रेन क्राइसिस एंड एम्बिग्यूअस अप्रोच टू चाइना हैव बीन पर्टिकुलरली नोटेड। कह रहा है जी यूएस के जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प, इनका जो झुकाव है रशिया की तरफ पिवट है। पिवट का मतलब आप इस तरफ झुक गए एक तरफ, आपको ये आदमी अच्छा लगने लग गया। कह रहा है इनका जो अचानक से रशिया की तरफ झुकाव है ना यूक्रेन के मुद्दे को लेकर के, और इनकी एम्बिग्यूअस याद है ना आपको, अनक्लियर हो, जो अनएम्बिग्यूअस यानी जो एकदम क्लियर हो, एम्बिग्यूअस यानी जो अनक्लियर हो। इनकी जो एक अनक्लियर सी समझ में ना आने वाली अप्रोच है चाइना को लेकर के, कह रहा है इन दोनों चीज़ों ने ना, या इन दोनों चीज़ों को खास करके नोट किया गया, दुनिया भर में देखा गया। चलिए, डोनाल्ड ट्रंप का पिवट और डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच दोनों बन गए सब्जेक्ट। हैव बीन नोटेड बन गई इनकी वो पैसिव वॉइस में, इनको नोट किया गया, इन पे ध्यान दिया गया। एम्बिग्यूअस, इक्विवोकल, जो अनक्लियर हो, इन्हीं वर्ड्स के आगे अगर आप अन लगा दें तो ये क्लियर बन जाएंगे। समझ पा रहे हो ना? शुरू में करवाए थे आपको कैटेगोरिकल, अनएम्बिग्यूअस, अनइक्विवोकल, वहां से अन को निकाल दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। अब यहां आएंगे कुछ अच्छे अच्छे ग्रामर रूल्स, फटाफट इसका रीडिंग ले लो एक। चलिए, कह रहा है इन कैनेंसिस मिस्टर ट्रंप इवन सजेस्टेड दैट G7 बिकम द G9 इंक्लूडिंग रशिया एंड चाइना। कह रहा है जी इस शहर में G7 के होते हुए, है ना, कनाडा के शहर में, ट्रंप साहब ने इवन ये भी सजेस्ट कर दिया, ये भी सुझाव दे दिया दैट वो ये कि G7 जो है वो बन जाए, बिकम हो जाए G9, यानी इसमें दो कंट्रीज और जुड़ जाएं। और कौन कौन जुड़े? इंक्लूडिंग रशिया एंड चाइना, इंक्लूड करते हुए रशिया को और चाइना को। अब देखो ये सारा काम कैसे हुआ। ये सारा काम हुआ मच टू द शैग्रिन ऑफ अदर लीडर्स इंक्लूडिंग यूक्रेन प्रेसिडेंट हु वॉज अ स्पेशल इन्वाइटी। ये सारी बात जो थी वो बहुत ज़्यादा शैग्रिन जैसी थी या एम्बेरसमेंट जैसी थी दूसरे लीडर्स के लिए, और वो सभी लीडर्स जिनमें शामिल था यूक्रेन का प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी, जो कि एक स्पेशल इन्वाइटी था, जिनको एक खास जो है न्योता दे करके बुलाया गया था। भाई यूक्रेन को बुलाया और वहां बोल रहे हो कि G7 में रशिया को भी ले लेते हैं, तो यूक्रेन तो बड़ा इनसिक्योर हो जाएगा ना, बड़ा एम्बेरसमेंट हो जाएगा, शर्मसार हो जाएगा। तो बड़ा मच टू द शैग्रिन ऑफ अदर लीडर्स था। स्ट्रक्चर देखो सेंटेंस की, ट्रंप की वर्ब है सजेस्टेड, ट्रंप ने सजेस्ट किया। G7 की वर्ब है बिकम, यहाँ लगा हुआ है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। आज मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये बहुत लंबी हो जाती है क्लास। अब इस मच टू को देख लो। देखिए मच टू, समवंस सरप्राइज, अस्टॉनिशमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, रिलीफ, एम्बेरसमेंट, ऐसे आप इस स्ट्रक्चर को बनता हुआ देखेंगे। मच टू समवन सरप्राइज मतलब किसी को बहुत सरप्राइज करते हुए, किसी को बहुत एस्टॉनिश करते हुए, एस्टॉनिश करना भी सरप्राइज करना ही होता है। किसी को निराश करते हुए, डिसअपॉइंटमेंट देते हुए, किसी को रिलीफ पहुंचाते हुए, या किसी को एम्बेरस करते हुए। जैसे मच टू माई सरप्राइज द डोर वॉज अनलॉक्ड। देखो बात यह है कि जो दरवाजा है वो अनलॉक था, दरवाजा खुला हुआ था, और ये चीज मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग थी। तो मच टू माई सरप्राइज, ध्यान ये देना, मच टू नहीं लगाना है यहाँ पे, मच टू लगाना है। TOO का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, कॉमन मिस्टेक होती है इस कॉन्सेप्ट में। मच टू लिखा हुआ है, ना कि मच टू, TOO वाला टू यहां इस्तेमाल नहीं होगा। यही स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकती थी, टू माई सरप्राइज द डोर वॉज अनलॉक्ड, ऐसा भी लिख सकता था। मच लगा करके इसी स्ट्रक्चर को मैं इंटेंसिफाई करता हूं, लगाने की जरूरत नहीं है। ये मच टू में मच जो है ऑप्शनल होता है, लगा दोगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। वैसे ही मच फॉर इज रिलीफ द टेस्ट वॉज ईजियर, टेस्ट जो था बहुत आसान था, और ये चीज़ थी उसको रिलीफ देते हुए। आपको लगेगा मच फॉर, यहाँ पे सर सही तो है मच फॉर इज रिलीफ, लेकिन स्ट्रक्चर देख लेना, स्ट्रक्चर बन रही है मच टू। चलो
आज के क्विज में मैंने आपसे पूछी है, यहां भी वही हुआ है, मच टू द शैगरिन ऑफ अदर लीडर्स। आगे बढ़े, जस्ट अ मिनट। कह रहा है जी, मिस्टर ट्रम्प्स वोल्ड फास्ट फ्रॉम प्रोक्लेमिंग टू बी ए पीस टाइम प्रेसिडेंट टू एक्टिवली सपोर्टिंग इजराइल्स एग्रेशन वॉज अनदर इशू। कह रहा है फिर ट्रम्प का एक जो वोल्ड फास्ट था, वोल्ड फास्ट देख चुके हैं ना, रिवर्सल, एकदम पलटी। और पलटी कहाँ से थी? इस चीज़ से थी। पहले इन्होंने बोला कि वो प्रोक्लेम कर रहे थे या दावा कर रहे थे कि वो एक पीस टाइम प्रेसिडेंट है, और फिर कहाँ पे पलटी मारी? टू लगा के बता रहे, एक्टिवली वो जानबूझ करके सपोर्ट करने लगे इजराइल के आक्रमण को, हिंसा को, एग्रेशन को। कह रहा है ये जो पलटी मारी ना उन्होंने, ये भी एक इश्यू था, वॉज अनदर इशू। ट्रम्प्स वोल्ड फास्ट, ट्रम्प की पलटी सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है। पलटी थी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फ्रॉम प्रोक्लेमिंग टू सपोर्टिंग, एक्टिवली तो एडवर्ब है यहाँ पे, फ्रॉम प्रोक्लेमिंग जीरंड यहाँ पे, और टू सपोर्टिंग। ये इसलिए बता रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर ऐसे बनी हुई है, ऐसा ना हो फ्रॉम प्रोक्लेमिंग लिख दो और यहाँ टू सपोर्ट लिखा हो। स्ट्रक्चर पैरेलल रहनी चाहिए ना, जीरंड को जीरंड से, इन्फिनेटिव को इन्फिनेटिव से कंपेयर करना है, तो दोनों जगह वर्ब के आईएनजी फॉर्म होना जरूरी था। कह रहा है द यूएस रिफ्यूज टू साइन ऑन टू अ ड्राफ्ट स्टेटमेंट बाय G7 मेंबर्स दैट कॉल्ड फॉर अ डी एस्केलेशन ऑफ और एनी क्रिटिसिज्म ऑफ इजराइल। कह रहा है जी अमेरिका ने तो ये भी मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया साइन करने को, और किस चीज़ पे? एक ड्राफ्ट स्टेटमेंट पे। ड्राफ्ट स्टेटमेंट यानी ऐसी स्टेटमेंट जो कच्ची थी, अमेरिका साइन कर देता तो पक्की हो जाती, और ये सारी स्टेटमेंट बनाई गई थी G7 के दूसरे मेंबर्स के द्वारा। और ये वो स्टेटमेंट थी दैट जो डिमांड या कॉल फॉर करती थी एक झगड़े की समाप्ति को, डी एस्केलेशन को। एस्केलेशन यानी झगड़ा बढ़ना, डी एस्केलेशन यानी झगड़े में नरमी आना। तो इस स्टेटमेंट में ये डिमांड की गई थी कि झगड़ा नरम पड़े, और या फिर कोई क्रिटिसिज्म भी हो इजराइल का, इजराइल की आलोचना भी हो कि कहीं भी बॉम्ब फेंक देता है। कह रहा है जी एंड पुश्ड फॉर अ स्टेटमेंट दैट कंडेम्ड ईरान। और इन्होंने पुश भी किया, अमेरिका ने पुश भी किया, जोर भी डाला एक स्टेटमेंट के लिए जो कि कंडेम करे या आलोचना करे ईरान की। तो इस तरीके से अमेरिका ने इजराइल को फिर बचाया और ईरान को वर्ल्ड स्टेज पे शर्मसार करने की कोशिश की। चलिए, अमेरिका यूएस सब्जेक्ट है, रिफ्यूज्ड इसकी वर्ब है, दैट आया स्टेटमेंट के लिए, दैट की वर्ब है कॉल्ड फॉर, कॉल फॉर करना, चीज़ों की डिमांड करना, डी एस्केलेशन यानी झगड़े का नरम पड़ना। यूएस की दूसरी वर्ब भी है पुश्ड, पुश फॉर करना किसी चीज़ के लिए, है ना, दबाव डालना सबको कि करो 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 ऐसा ही करो, तो आप पुश फॉर करते हैं। दैट आया इस स्टेटमेंट के लिए, दैट की वर्ब है कंडेम्ड, कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना। सारे वर्ड्स तोड़ तोड़ के खोल खोल के बता रहा हूं मैं, है ना। चलो अब एक कॉन्सेप्ट और देखो ग्रामर का। ये ऑन टू क्या होता है? ये ऑन टू मुझे रिसेंटली किसी स्टूडेंट ने पूछा ऐप के ऊपर, है ना, हमारे किसी कोर्स में होंगी, तो मैंने सोचा कि इसको चलो डिटेल में करवा देते हैं सबको। ऑन टू और ऑन टू में क्या फ़र्क है? देखिए, ऑन बताता है लोकेशन को या पोजीशन को। जैसे आप पड़े हैं बेड पे, तो यू आर लाइंग ऑन द बेड। एक जगह पड़े हैं ना, लेटे हुए हैं ना, तो लाइंग ऑन द बेड। जैसे किताब पड़ी है टेबल पे, कोई स्टेटमेंट, कोई भी चीज़ जो स्टेशनरी हो, एक जगह पड़ी हो और जिस चीज़ के ऊपर पड़ी हो, ऑन लगा के उसकी पोजीशन बता दें। फिर ऑन टू क्या करता है? ऑन टू बताता है जब आप एक मूवमेंट करके किसी चीज़ के ऊपर पड़ जाते हैं। जैसे आप बेड पे कूदे, यू जम्प्ड ऑन टू द बेड। अब पड़े तो आप बेड पे ही हो, लेकिन एक मूवमेंट हुई, एक आप कूदे, भाग के आए या जैसे भी आए, आपने एक मूवमेंट करके बेड के ऊपर अपने आप को प्लेस किया। तो ऑन और ऑन टू में ये फर्क होता है, यहां पे मूवमेंट होगी और यहां पे स्टेशनरी चीज पड़ी होगी। अब तीसरा देखना, ऑन टू जिसके बीच में स्पेस पड़ा हो, इसको इस ऑन टू से कंफ्यूज मत करना, ये बिल्कुल अलग है तीसरा। देखो तीसरा जो ऑन टू है ना, इसमें टू तो एक प्रेपोजिशन है जो डायरेक्शन को बता रही है, आप किस तरफ जा रहे हो। और ऑन जो है ना, ये एक फ्रेजल वर्ब का पार्ट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कुछ क्वेश्चंस देखो तब आप समझोगे। द बुक इज ऑन टू या ऑन टू द टेबल। किताब जो है टेबल पे रखी हुई है। किताब चल के तो आएगी नहीं, कूद के तो आएगी नहीं, ऐसा कुछ लिखा भी नहीं हमने, मतलब किताब रखी हुई है।
अगर रखी हुई है, ऊपर की बात बता रहे हो किसी चीज़ के, तो आप लोकेशन बता रहे हो स्टेशनरी किसी चीज़ का, तो आप इस्तेमाल करें ऑन का। द बुक इज ऑन द टेबल। लेकिन ये देखो, द कैट जम्प्ड ऑन या ऑन टू द बेड। कैट जो है कूदी बेड के ऊपर। अब कूदने के बाद तो वो बेड पे आएगी, ऑन द बेड होगी, लेकिन ये पूरा जो मामला है ना, इसमें एक मूवमेंट हो रही है। तो आप ऑन द बेड मत लिखें, आप लिखें ऑन टू द बेड। द कैट जम्प्ड ऑन टू द बेड। अब देखो तीसरा वाला केस, ही हेल्ड ऑन या ऑन टू हिज बिलीव्स डिस्पाइट माउंटिंग प्रेशर टू कंफर्म। उसने हेल्ड ऑन किया। देखिए अंग्रेजी में फ्रेजल वर्ब है होल्ड ऑन करना, यानी किसी चीज को पकड़े रखना, उसको जाने ना देना, मजबूत पकड़ के साथ। उसने होल्ड ऑन किया या मजबूती से पकड़े रखा, और किस चीज को, अपने बिलीव्स को, बावजूद माउंटिंग प्रेशर के, बढ़ते हुए प्रेशर के, जो था कंफर्म करने का, प्रेशर के हिसाब से चलने का। कंफर्म करना यानी जो दूसरे बोले उसके हिसाब से अपनी फॉर्म बना लेना। सामने वाला बोले ये कर लो तो आपने वैसा ही कर लिया, तो उसने कंफर्म नहीं किया, प्रेशर को अपने जो है बिलीव्स को बनाए रखा। तो समझाना मैं ये चाह रहा हूं, यहाँ पे होल्ड ऑन फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, और जिस चीज को उसने होल्ड ऑन किया है, आप टू लगा के बताएं। यहाँ पे ऑन टू का इस्तेमाल होगा, लेकिन स्पेस के साथ। ये वाला ऑन टू यहाँ नहीं लग सकता, यहाँ पे ये वाला लगेगा। चलो एक सेंटेंस और देखो, द प्रॉपर्टी विल बी पास्ड ऑन टू या ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा दूसरी जनरेशन को। देखिए अंग्रेजी में फ्रेजल वर्ब है पास ऑन करना। आपके हाथ में कोई चीज आई, आपने अगले को दे दी, ट्रांसफर कर दी, पास ऑन, फ्रेजल वर्ब आ गई ना। तो क्या करना है मुझे, प्रॉपर्टी को पास ऑन किया जाएगा, और किसकी तरफ किया जाएगा, टू द नेक्स्ट जनरेशन। इस ऑन टू का इस्तेमाल करना है। तो ये तीसरा वाला ऑन टू जो है इस तरीके से यूज होता है। लास्ट एक सेंटेंस आपको क्विज में दे रहा हूं, बहुत ईजी है, सब लोग ट्राई देना। द फायर फाइटर्स क्लाइम्ड ऑन टू या ऑन टू रूफ टू सेव द वुमन। फायर फाइटर्स जो थे वो चढ़ गए छत के ऊपर औरत को, इस वुमन को, महिला को बचाने के लिए। तो छत पे ऑन करेंगे, ऑन टू करेंगे, या स्पेस के साथ ऑन टू करेंगे, कमेंट्स में डालना। लॉजिकली समझोगे तो हो जाएगा। चलिए बढ़े आगे। यहां पे भी ऑन टू लगा हुआ है। साइन ऑन करना, साइन ऑन करना एक फ्रेजल वर्ब है, साइन ऑन समथिंग, और किस चीज पे करना है, साइन ऑन टू अ ड्राफ्ट स्टेटमेंट। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ, आई थिंक ये लास्ट ही है, सेकंड लास्ट है, फटाफट देखो इसको। चलिए कह रहा है मिस्टर ट्रम्प्स अर्ली एग्जिट डेल्ट अनदर ब्लो। कह रहे ट्रम्प साहब की जो अर्ली एग्जिट थी, फटाफट इनका जो बाहर निकल जाने का काम था, इसने भी एक चोट मारी, ब्लो को डील किया। डील का मतलब है देना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ब्लो का मतलब होता है चोट। इससे भी चोट पड़ी G7 पे। इवेंचुअली द G7 वॉज अनेबल टू इशू अ जॉइंट स्टेटमेंट ऑन की इश्यूज। कह रहा और फिर आखिरकार या इवेंचुअली फाइनली G7 जो था वो अनेबल था या सक्षम ही नहीं था कि वो स्टेटमेंट को इशू कर सके, सभी की जॉइंट स्टेटमेंट को। और किस चीज पे, महत्वपूर्ण मुद्दों पे, की इश्यूज पे। कह रहा है एंड अ चेयर समरी वॉज इशूड टू डील विद द क्राइसिस एट हैंड। और जो चेयर है उसकी एक समरी को इशू किया गया। चेयर यानी चेयरमैन, तो चेयरमैन ने एक समरी खुद की बना के दे दी, क्योंकि मेंबर्स तो आपस में किसी बात पे अग्री कर ही नहीं रहे थे। तो समरी सी बना के उसने इशू की, ताकि डील विद किया जा सके, निपटा जा सके उन सभी मामलों से, क्राइसिस से, जो एट हैंड है, जो अभी हमारे सामने है, हमारे हाथ पे है। और ये आई थी अलॉन्ग विद स्टेटमेंट्स ऑन लेस डिवाइसिव इश्यूज। ये कई सारी स्टेटमेंट्स के साथ में आई थी समरी, लेकिन वो ऐसे मुद्दे थे जो डिवाइसिव कम थे, जिनमें ज़्यादा झगड़े या फूट पड़ने की बात नहीं थी। अब वो सारे इश्यूज आपको यहाँ बताए गए हैं, सच एज AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, critical mineral supply chains, wildfire and prevention, transnational repression। कह रहा है ये सारे मुद्दों के ऊपर जो है एक स्टेटमेंट आई थी, है ना। AI, क्वांटम कंप्यूटिंग आप समझते ही हो, वाइल्ड फायर यानी जंगलों की आग। कह रहा है जी बट नॉट ऑन टेररिज्म एज इंडिया इज होप्ड। लेकिन टेररिज्म पे नहीं आई, दहशतगर्दी पे नहीं आई, जैसा कि भारत ने होप किया था, आशा बांधी थी। लंबा सेंटेंस है यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो G7 की खुद की कोई स्टेटमेंट नहीं आई, चेयरमैन को मजबूरी में खुद की एक स्टेटमेंट देनी पड़ी, क्योंकि सारे ग्रुप की कोई साइन हो नहीं पाया स्टेटमेंट पे। और इसके साथ में ये सारे मुद्दों पे भी एक स्टेटमेंट आई होगी, जिसमें ये सब चीज़ें शामिल थी, लेकिन
टेररिज्म का उसमें कोई नाम जो है नाम नहीं था। देखने वाला इसमें कुछ है नहीं, सब्जेक्ट वो आपने पकड़ लिया। समरी की वर्ब है वॉज इशूड, डिवाइसिव यानी जो डिवाइड करे आपको बांटे। इंडिया की वर्ब है हैड हॉप्ड। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन अभी आगे आएगा, आपको बता देते हैं। कह रहा है जी परहैप्स द मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मोदीज ट्रिप वॉज हिज मीटिंग विद मिस्टर कॉर्नी and the decisions to restore Indian and Canadian high commissioners and to reset ties ruptured over the Niger case। कह रहा जी शायद परहैप्स सबसे ज़्यादा जो काम का पार्ट था, प्रोडक्टिव हिस्सा था मोदी साहब की इस पूरे दौरे का, ट्रिप का, वो ये था उनकी मीटिंग मार्क कॉर्नी के साथ, कनाडा के नए पीएम के साथ, और उनके वो सारे डिसीजंस, दोनों नेताओं के वो सारे फैसले जो हैं रिस्टोर करने के, बहाल करने के भारत और कनाडा के हाई कमिश्नर्स को। दोनों कंट्री ने हाई कमिश्नर्स भगा रखे हैं एक दूसरे के, है ना, तो उनको फिर से बुलाया जाएगा। ये डिसीजन सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव था। और डिसीजन ये भी था कि रिसेट किया जाएगा टाइज को, या रिस्टोर किया जाएगा, बहाल किया जाएगा रिश्तों को। और वो सारे रिश्ते जो रप्चर्ड हैं, जो टूटे हुए हैं निज्जर केस को लेकर के। रप्चर का मतलब होता है किसी चीज़ का एकदम भूकंप आता है तो ज़मीन में ऐसे रप्चर आ जाती है ना, दरार आ जाती है, डिवाइड आ जाती है। तो रिश्तों में भी भूकंप सा आया हुआ है, रप्चर हुए हैं सारे टाइप। चलिए मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट की वो है वॉज, यहाँ लगा हुआ है सुपरलेटिव डिग्री, द मोस्ट प्रोडक्टिव। रप्चर्ड आपने देख लिया, एडजेक्टिव है टूटा हुआ। रिस्टोर करना, रिसेट करना, किसी चीज़ को फिर से बनाना, बहाल करना। बढ़े आगे, चलिए लास्ट पैराग्राफ। कह रहे जी हाउएवर कॉर्नी गवर्नमेंट हैज़ नॉट डिमॉन्स्ट्रेटेड एनी चेंज इन इट्स पोजीशन ऑन द केस और ऑन एक्शन अगेंस्ट खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म। कह रहे लेकिन ये बात भी है, मार्क कॉर्नी की जो गवर्नमेंट है, कनाडा की सरकार, उसने कोई डिमॉन्स्ट्रेशन दिया ही नहीं है। हैज़ नॉट डिमॉन्स्ट्रेटेड, उसने दिखाया ही नहीं है। डिमॉन्स्ट्रेट करना, दिखाना, कोई भी बदलाव अपनी पोजीशन को लेकर के इस पूरे मामले पे, और या फिर उस एक्शन को लेकर के जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म पे, दहशतगर्दी जो कनाडा में होती है उस पे वो लेना, जो उनको लेना चाहिए। तो बातचीत जरूर हुई, लेकिन अभी भी कनाडा यही कहता है कि इंडिया यहाँ इस मामले में गलत है और खालिस्तानियों पे हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। गवर्नमेंट की वो हैज़ नॉट डिमॉन्स्ट्रेटेड, डिमॉन्स्ट्रेट करना, दिखाना, पोजीशन आपकी समझते हैं आप। एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है टेररिज्म, रेडिकलिज्म, मारा एकदम, है ना, खून खराबा। कह रहा जी मोर ओवर द G7 स्टेटमेंट ऑन ट्रांसनेशनल रेप्रेशन और TNR डज नॉट नेम एनी कंट्री। कह रहा जी इससे भी आगे, मोर ओवर का मतलब होता है जो आपको हमने बताया उसके ऊपर ये। कह रहा इससे भी आगे ये जो G7 का स्टेटमेंट था TNR नाम की चीज पे, कह रहा ये नहीं नेम करता है, ये नहीं नाम लेता है किसी भी कंट्री का। कह रहा जी बट इज पॉइंटेड इन इट्स रेफरेंस टू एलिगेशंस ऑफ फॉरेन इंटरफेरेंस एंड TNR मेड बाय कनाडा अगेंस्ट इंडिया। लेकिन ये पॉइंटेड है, बिना नाम लिए भी इसका इशारा आपको मिलेगा, पॉइंट मिलेगा इस रेफरेंस की तरफ, इस इशारे की तरफ जो है उन एलिगेशंस या आरोपों का, जो है फॉरेन इंटरफेरेंस के, बाहर से किसी कंट्री के दखल अंदाजी के, और TNR के जो किए गए हैं कनाडा के द्वारा इंडिया के खिलाफ, एज वेल एज चाइना, रशिया एंड ईरान, इन सभी कंट्रीज के खिलाफ। तो TNR क्या होता है जी, आप अपने देश से बाहर निकल के दूसरे किसी देश में, आपको लगता है कि मेरा दुश्मन है, आप उसको मरवा रहे हो, उनको परेशान कर रहे हो। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, अपने देश की बाउंड्री छोड़ के आप कनाडा में जाके किसी खालिस्तानी को टारगेट कर रहे हो, इसको बोलते हैं TNR। तो इन्होंने TNR का नाम तो लिया लेकिन किसी कंट्री का नाम नहीं लिया, लेकिन ना कहते हुए भी इशारा कर दिया कि हम बात कर रहे हैं इंडिया की, जो आरोप हमने लगा चुके हैं इंडिया पे, और साथ ही साथ चाइना, रशिया, ईरान की भी। TNR की वर्ब है डज नॉट नेम, दूसरी वर्ब है इज पॉइंटेड टू, रेफरेंस होता है इशारा, एलिगेशन होता है आरोप, है ना, ब्लेम। चलिए कह रहा है गिवन द आउटकम्स द गवर्नमेंट मस्ट रिव्यू द यूटिलिटी ऑफ इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द G7 प्रोसेस। देखते हुए इन सारे आउटकम्स को, नतीजों को, आउटकम यानी रिजल्ट्स, सरकार को रिव्यू करना चाहिए, रीअसेस करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए यूटिलिटी पे, यूजफुलनेस पे, उपयोगिता पे, भारत के पार्टिसिपेशन की, भागीदारी की G7 की प्रोसेस के अंदर। तो सरकार को देखना है कि अगले साल जाने की जरूरत है भी या नहीं।
सरकार की वो है मस्ट रिव्यू, यूटिलिटी आप देख चुके हैं। कह रहे टू हैव द पीएम प्राइम मिनिस्टर ट्रेवल more than 11,000 kilometers to address one outreach session of a fractious summit may not be the most optimal use of India's resources। कह रहा जी टू हैव इस काम को करना और क्या करना, प्राइम मिनिस्टर से ट्रैवल करवाना। जिन बच्चों ने पॉजिटिव वर्ब पढ़ी हुई है, हैव प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है किसी से कोई काम करवाने के लिए। कह रहा है जी इस काम को करवाना, क्या काम करवाना कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो ट्रैवल करे 11,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा। और क्यों करे, ताकि वो एड्रेस कर सके, संबोधित कर सके सिर्फ एक आउटरीच सेशन को, जो एक ऐसी समिट का है, एक ऐसी मीटिंग का है जिसमें फूट पड़ी हुई है, फ्रैक्शस है। फ्रैक्शस यानी जिसमें फ्रैक्शन बने हुए हैं, गुट बने हुए हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, एकदम ईजिली जो है तुनक मिजाजी जो आपस में दिखाई देती है। कह रहा जी 11,000 किलोमीटर हमारे पीएम को ट्रैवल करवाना इस फूट पड़ी हुई मीटिंग में हो सकता है सबसे ऑप्टिमल, सबसे अच्छा इस्तेमाल ना हो भारत के रिसोर्सेज का। ऑप्टिमल का मतलब होता है परफेक्ट, ना ज़्यादा ना कम, है ना, ऑप्टिमल। चलिए टू हैव यहाँ पे बनेगा सब्जेक्ट, वर्ब की बेस फॉर्म या वर्ब का टू इन्फिनेटिव सब्जेक्ट बनता है। पता होगा ना आपको, जीरंड इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट बन जाते हैं, तो हमेशा अपनी वर्ब जो है सिंगुलर रखते हैं। वर्ब बनेगी यहाँ पे मे नॉट बी। फ्रैक्शस आपने देख लिया, जिसमें फ्रैक्शन बने हो, जिसमें गुटबाजी हो और बड़ा जल्दी झगड़ा हो जाता हो। कलई, इसको कलेशी बोलते हैं, फ्रैक्शस को कलेशी। चलिए रैप अप करें क्लास को, आ जाओ अपने क्विज पे। क्विज मैंने आसान बनाया क्योंकि आर्टिकल पढ़ने में उतना आसान नहीं था। 5 वोकैब के वर्ड्स हैं, आपको इनको मैच करवा देना कॉलम टू कॉलम। जैसे ह्यूमिलेशन का मतलब मान लीजिए बैक ट्रैकिंग हो, तो फर्स्ट यानी 1 और सी मिल जाएंगे। एनार्की का मतलब मान लीजिए यूनाइटेड हो, तो 5 और ए मिल जाएंगे। पांचों क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में वीडियो के नीचे डाल दिए गए हैं। यूट्यूब में जाओ, फर्स्ट कमेंट चेक करो, अपने आंसर से मेरे मैच करना। अब आ जाओ अपने आरसी के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन आपके सामने, एक बार रीडिंग दो, इसको खुद से ट्राई दो। जो चेयरमैन की समरी थी, जो एट द एंड ऑफ द दी गई पूरी सबमिट के, इसके बारे में क्या कहा जा सकता है, क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हो आप? इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि ये मजबूरी में दी गई थी क्योंकि और कोई स्टेटमेंट आ नहीं रही थी। इट वॉज ए कॉम्प्रोमाइज, ये कॉम्प्रोमाइज था, एक मजबूरी थी। और किस वजह से? इस वजह से लैक ऑफ कंसेंसस, कंसेंसस की कमी की वजह से। कंसेंसस का मतलब होता है सहमति, लैक का मतलब है कमी। चलो सी आंसर बनेगा 6 में। इंडो कैनेडियन रिलेशंस इस समिट के बाद में, उसके लिए आर्टिकल क्या सजेस्ट करता है, क्या होना चाहिए इस वार्ता के बाद में इंडिया और कनाडा के रिलेशंस में? देखो इससे एक ही बात हुई कि हाई कमिश्नर्स को बुला लिया गया है, लेकिन मामला अभी वहीं का वहीं है। कनाडा ने वही आरोप हम पे आज भी लगाए हुए हैं, खालिस्तानियों पे अभी भी कोई एक्शन लेती हुई वहां की सरकार दिखाई नहीं देती है। तो 7th का आंसर बनेगा डिप्लोमेटिक प्रेजेंस वॉज रिस्टोर्ड, है ना। हाई कमिश्नर को बुला लिया एक दूसरे को, डिप्लोमेटिक प्रेजेंस रिस्टोर हो गई, बट टेंशंस रिमेन अनरिजॉल्व, लेकिन तनाव आज भी उसका हल निकलना बाकी है। 7th में आंसर बनेगा बी। लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं ग्रामर के। ग्रामर आपको करवा चुके हैं, जो 3 कॉन्सेप्ट आपने सीखे, मच टू वाला और ऑन टू वन टू वाला, है ना, वही लगाना अपने को। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए हैं, जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए हैं चेक करा करो, अपने आंसर से मेरे मैच करना। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। क्लास हेल्पफुल हो, यूजफुल हो, अच्छी लगे तो एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। अंटिल देन साइन। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।